एमडी कैट रिपीटर्स में एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की होती है जो एफएससी को भी इम्प्रूव करते हैं। इस वीडियो में हम एफएससी इम्प्रूवर्स के कुछ क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि किस बंदे को, किस स्टूडेंट को एफएससी इम्प्रूव करनी चाहिए, यानी कि जनरली उसके कितने मार्क्स हों तो उसको इम्प्रूवमेंट देनी चाहिए। ठीक है, इसमें अब कुछ अरसा पहले तक ना जिन बच्चों के 950 तक भी मार्क्स होते थे उनका मैंने देखा है कि उनका अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता था, लेकिन अब सिचुएशन वो नहीं है। ठीक है, अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और आपके जितने ज़्यादा मार्क्स हो मैट्रिक और एफएससी में उतनी ही अच्छी बात है, ख़ुसूसन एफएससी में। तो जिस बच्चे के, ये कोई मैजिकल नंबर नहीं है, एक आपको रफ सा आइडिया दे रहा हूँ कि जिस बच्चे के 980 970 से नीचे मार्क्स हों उसको तो ज़रूर इम्प्रूवमेंट देनी ही चाहिए, लेकिन जिस बच्चे के 1000 तक मार्क्स हों या इससे ऊपर भी हों, अगर उस बच्चे के भी किसी एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करने से आसानी से उसके मार्क्स 15 20 या 25 बढ़ सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि एक सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत कम आ जाते हैं किसी वजह से, ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो ऐसा बच्चा उस एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन उसको ये चीज़, इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि अगर उसने एक सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट के लिए लिया और उसके मार्क्स 1000 से ऊपर हैं तो इस बच्चे की पहली प्रायोरिटी एमडी कैट होना चाहिए। ये नहीं कि अब उसने एक सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट के लिए ले लिया और वो 6 महीने इस पर वेस्ट कर दे। ठीक है, कि एफएससी पेपर से 6 महीने पहले वो उसकी तैयारी करना उसने शुरू कर दिया, 6 महीने बाद इसी करता रहा, फिर पेपर्स दिए और फिर 2-3 महीने एमडी कैट पर लगाए। तो इस तरह नहीं, उसकी मेन प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, एमडी कैट। उसके बाद एक जनरल सा क्वेश्चन है कि किस तरह सब्जेक्ट्स को इम्प्रूवमेंट के लिए लिया जाए। ठीक है, किस सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को नहीं इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसमें भी फिर आपको कुछ रफ आइडियाज़ देता हूँ। अगेन ये कोई मैजिकल नंबर्स नहीं है। अच्छा, जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं इनमें आप जो मार्क्स हैं वो आपके 83 84 तक आ जाते हैं। ठीक है, तो आप देख लें कि अगर आपके 70 से नीचे हैं मार्क्स, या ओवरऑल आप समझते हैं कि 20 मार्क्स बढ़ सकते हैं अगर 83 84 तक जाएं तो, और प्रैक्टिकल्स में अगर फुल या 28 29 आए तो आप समझते हैं कि 15 से 20 मार्क्स ओवरऑल बढ़ सकते हैं, तो आप साइंस सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि आपने 3 साइंस सब्जेक्ट्स को इम्प्रूवमेंट के लिए ले लिया, तीनों में आपने 20-20 का मार्जिन देखा, लेकिन एंड पे आपने जनाब 10-10 मार्क्स बढ़ा लिए और ओवरऑल आपके 30 मार्क्स बढ़ गए। तो ये आपने मेहनत ज़्यादा की है और आपके मार्क्स कम बढ़े हैं। तो ये काफ़ी यानी कि कॉम्प्लेक्स है, एक वीडियो में डिस्क्राइब नहीं हो सकता। इम्प्रूवमेंट के सब्जेक्ट्स जो चूज़ करना, इनको बहुत वाइजली चूज़ करना चाहिए। ठीक है, कि आपको मेहनत कम से कम और आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। ठीक है, इस तरह मार्क्स को, सब्जेक्ट्स को इम्प्रूवमेंट के लिए लें। उसके बाद जो आर्ट्स का सब्जेक्ट है, अब आर्ट्स का सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना ना कभी कभी कंट्रोवर्शियल होता है। इवन मुझे भी टीचर्स कहते थे, क्योंकि मैंने फिज़िक्स, उर्दू और इंग्लिश को इम्प्रूव किया, मुझे भी टीचर्स कहते थे कि इनमें तुम्हारे मार्क्स कम हो सकते हैं आर्ट्स में। और पंजाब बोर्ड्स का तो यही रूल है, बाकी बोर्ड्स का मुझे नहीं पता, कि आपके मार्क्स अगर आपने 2 सब्जेक्ट्स इम्प्रूवमेंट के लिए लिए, एक में 20 बढ़ गए, दूसरे में 10 कम हो गए, तो ओवरऑल वो कलेक्टिवली देखेंगे कि 10 बढ़ गए और वो आपका नया रिजल्ट जारी कर देंगे जिसमें आपके 10 मार्क्स बढ़े होंगे। इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स को नहीं देखा जाता कि अगर आपके एक में 20 बढ़ गए और एक में 10 कम हो गए तो ओवरऑल वो 20 बढ़ा के आपको दे देंगे, और जिसमें 10 कम हो वो आपका पुराना रिजल्ट लगा देंगे। इस तरह नहीं होता, कलेक्टिवली मार्क्स बढ़ें तो वो बढ़ा देते हैं और कलेक्टिवली मार्क्स कम हो तो वो कम कर देते हैं। तो अगर जिस बच्चे ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंप्रूवमेंट के लिए लिए होंगे और वो सब पर अटेंशन नहीं देगा, एक को भी उसने अगर टेकन फॉर ग्रांटेड लिया तो वो उसके बाकी सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी आप देखें, ज़रूर देखें इसको। अच्छा, आर्ट्स सब्जेक्ट की बात हो रही थी, तो इसमें आपके मार्क्स होने चाहिए, अगर जैसे मिसाल के तौर पर मेरे मार्क्स आए 94 इंग्लिश में, 91 92 उर्दू में। अब इंग्लिश के 94 तक आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बच्चों के आते हैं 90 प्लस आराम से आ जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लें, अगर आपके 70 75 इस तरह आपके मार्क्स हैं और आप समझते हैं इम्प्रूवमेंट के साथ आपके 30 40 मार्क्स दोनों में बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आप इनको भी इम्प्रूवमेंट के लिए लें। ठीक है, अब कभी कभी ये होता है कि एक पार्ट में अच्छे हुए, दूसरे पार्ट में अच्छे नहीं हुए, तो अगेन आपको फिर वाइजली देखना होगा कि अगर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस हैं, ठीक है, एक पार्ट में, दूसरे में आपके 70 हैं, तो फिर आपको 90 वाले को 90 पर मेंटेन करना होगा और जिसके 20 कम है आपको 20 पढ़ाने होंगे। तो 20-25 एक एस्टिमेट में आपको दे रहा हूँ आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए, अगर आपके पढ़ते हो तो। उर्दू में आपके 85 प्लस तक आ सकते हैं, 90 तक बहुत, यानी कि थोड़ा सा आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी प्रेजेंटेशन के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, और बहुत अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने खुद बहुत इतने यानी कि पेजेस लिखे थे प्रेजेंटेशन के लिए, तब जाके प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की बनी थी कि वो एग्जामिनर्स को पसंद आए। अब देखें,
कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन अच्छी होती है लेकिन एक एग्जामिनर को पसंद आती है, दूसरे को नहीं आती, ठीक है। तो आपने प्रेजेंटेशन ऐसी फ्लॉलेस बनानी है कि जो बंदा देखे उसको पसंद आए, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन पर फोकस रखें और आपके 85 तक बढ़ सकते हैं, उर्दू में और इंग्लिश में आपके 90 प्लस तक बढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप देख लें कि आपके अगर ओवरऑल 20-25 बढ़ रहे हो तो आप इनको भी इंप्रूवमेंट के लिए ले सकते हैं। इस्लामियात और पाक स्टडीज़ में अगर आपके 45 से नीचे हो तो आप सोच सकते हैं इनको भी आप इंप्रूवमेंट के लिए ले लें। लेकिन कभी कभी इनके पेपर्स होते हैं वो बहुत आगे पीछे करके होते हैं तो आपका ये टाइम फिर वेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर पेपर कहीं और देना है, एकेडमी कहीं और है ज्वाइन करनी है, लेकिन अब एक इस्लामियात या पाक स्टडीज़ का पेपर कोई रहता है वो आपको 3-4 दिन आपके एक्स्ट्रा ले लेगा। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा इनके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू मैनेज बोथ FSC एंड MD-CAT। अब इस चीज़ के बारे में लोग काफ़ी कंसर्न होते हैं ना, कि मैं नहीं समझता कि कोई इतनी सोचने वाली बात है। अब देखें, FSC इज़ द किंग, MD-CAT इज़ आल्सो द किंग। ये दोनों चीज़ें किंग्स हैं, ठीक है। आप किसी एक को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल दूँ अगर, तो मेरे मार्क्स से जनाब 947 FSC में। अब इन मार्क्स के साथ जब मैं MD-CAT का रिजल्ट आया जब मेरा, तो मेरा एग्रीगेट 190 MD-CAT के मार्क्स के साथ बन रहा था 90.5। अब इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट आया 90.5 के साथ, मैं मेरिट पे ही नहीं आ रहा था, यानी कि हमारे बारी में मेरिट था 91.5। तो विदाउट इम्प्रूवमेंट मैं मेरिट में ही नहीं आ रहा। अब इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट आता है, मेरे 947 से बढ़कर जाते हैं 1031 तक, और ओवरऑल मेरा एग्रीगेट 90.5 से बढ़कर 94.36 तक चला जाता है। यानी इम्प्रूवमेंट के बगैर मैं मेरिट पे ही नहीं आ रहा, और इम्प्रूवमेंट के साथ मैं किंग एडवर्ड के लिए भी एलिजिबल हो जाता हूँ। मेरा जो रैंक है वो 313 बन जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट है आपकी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और ख़ुसूसन जब आपके मार्क्स कम हो, 980 से नीचे हों, तब जैसे मैंने आपको बताया तब आपके FSC भी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो मेरा जो तरीका था वो मैंने क्या किया था कि जब मैंने पेपर्स दिए, MD-CAT जब मैंने दिया, उसके बाद मेरे पास जब मैं मतलब तैयारी शुरू करने लगा तो मेरे पास तकरीबन 6 महीने थे, तकरीबन अंदाज़न। अब मैंने कहा कि मेरे जो इम्प्रूवमेंट है 3 सब्जेक्ट्स की वो मेरी 3-4 महीनों में हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास, उससे पहले मेरे पास 2 महीने एक्स्ट्रा थे, तो मैंने इसमें MD-CAT पर फोकस किया। MD-CAT पर फोकस कैसे किया कि वो वाली चीज़ें जो बाद में याद भी रहें, जैसे इंग्लिश का ग्रामर में लगता था वीक है तो मैंने इंग्लिश के ग्रामर पर फोकस किया। इसके अलावा मेरा फिज़िक्स के मुझे कंसेप्ट्स वीक लगते थे, मैंने इस पर फोकस किया। केमिस्ट्री के कुछ यूनिट्स थी जो मुझे मुश्किल लगती थी, मैंने उनको कंसेप्चुअली प्रिपेयर किया। कंसेप्चुअल चीज़ें करने का फ़ायदा ये हुआ कि बाद में वो याद भी रहती हैं। अदरवाइज़ अगर मैं अभी बायो को रट्टा मारने लग पड़ता, वोकैबुलरी याद करने लग पड़ता, तो बाद में जब 3 महीने का गैप आना था FSC के लिए, तो वो चीज़ें मुझे भूल जानी थी। तो आप भी इस तरह वाइजली अगर चाहें तो 1-2 महीना आप लगा सकते हैं, और बाद में जो टाइम होगा, अब ये ज़रूर आप देखें कि आप जब डिसाइड कर रहे हैं कि कितने टाइम में मेरी तैयारी हो जाएगी FSC की, तो आप देखें कि अंदाज़ा ये लगाएं कि 10-12 घंटे अगर मैं दिन में पढ़ूँ तो कितने टाइम में हो जाएगी। ये नहीं कि अगर मैं 2 घंटे दिन में पढ़ूँ तो मेरी तैयारी कितने टाइम में हो जाएगी। आपने टाइम को बहुत वाइजली यूटिलाइज़ करना है, मैक्सिमम टाइम देना है अपना, FSC को भी MD-CAT को भी। ये नहीं कि आप कहें कि अच्छा अगर मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैं अगर 2-3 घंटे दिन में पढ़ूँ तो मेरे 8 महीनों में तैयारी हो जाएगी, चलो ठीक है मैं 8 महीने FSC को देता हूँ। इस तरह आपने नहीं करना, मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करना है। फिर आप देखें अगर आप MD-CAT के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं या नहीं। फिर ये आपने डिसाइड कर लिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि साथ साथ तैयारी करनी है। अब साथ साथ तैयारी करने का ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन आपने अगेन प्रायोरिटी, मुझे साथ साथ करना मज़ा नहीं आया, मैंने कहा यार FSC पर फोकस करते हैं। साथ साथ आप इस तरह कर सकते हैं कि आप जैसे मैंने फ़िज़िक्स को तैयार किया, तो फ़िज़िक्स को मैंने कंसेप्चुअली अच्छी तरह तैयार किया FSC में, ठीक है। मैं साथ में कंसेप्ट्स को भी रिवाइज़ करता था जो मुझे MD-CAT में हेल्प दें, ठीक है। इस तरह अगर आप साइंस सब्जेक्ट्स को कर रहे हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आपको आगे वो हेल्प देंगे। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि यार दिन में मैंने 6 घंटे इसको देना है, 2 घंटे मैंने MD-CAT को देना है, तब भी चलेगा, अनलेस एंड अनटिल कि आपकी FSC जो है ना इम्प्रूवमेंट वो अच्छी हो रही हो। अगर आप इससे FSC इम्प्रूवमेंट का बेड़ा हरक कर रहे हैं तो फिर आप ऐसे ना करें, ठीक है। आपके लिए FSC पेपर्स के बाद जो टाइम होगा वो आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। तो ये है भाई FSC के पेपर्स की इम्पोर्टेंस, और ये कुछ चीज़ें थी जो मैं बताना चाहता था आपको। अब FSC के पेपर्स पर ज़रूर फोकस करें। आज की डेट में अगर किसी के FSC में मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि वो MD-CAT में अपना मेरिट बना सके।